अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जो नावल स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कोई तुमसा नहीं बाय ईशा खान। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज भी वो सारा दिन अस्पताल में रहा था। रोज़ के मुकाबले में वो आज इतना मसरूफ़ नहीं था, मगर जानबूझकर वो देर तक बाहर रहा था। वजह सिर्फ एक वजूद था जिसे देखकर इसका दिल बस में नहीं रहता था। हर दफ़ा वो अपने दिल को समझाता, मगर दिल भी किसी की सुनता है? वो तो बस अपनी मनवाना जानता है। ये बात बेटा, आजकल तुम घर पर नज़र ही नहीं आते। इतना काम अच्छा नहीं होता। कुछ हमारे लिए भी वक्त निकाला करो। आस्तीनों को ऊपर चढ़ाए अपनी शाहाना चाल चलता, कोट को उतारकर एक बाजू पर लटकाए जैसे उसने पहला कदम घर में रखा। जो आवाज़ इसके कानों में पड़ी वो इसकी माँ की थी। अम्मी, काम बहुत था, आप जानती हैं ना, अस्पताल में टाइम नहीं मिलता मुझे। अब आप ये शिकवा करना छोड़ दें, मेरी जॉब ही ऐसी है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, 1000 दफ़ा पूछा है, मजाल है कुछ माँ को बता दो, मगर नहीं। सारा दिन तुम अस्पताल में पड़े रहते हो, ना जिंदों का पता है ना मुर्दों का। एक तुम हो, एक तुम्हारे मरीज़ और एक अस्पताल, और कुछ नज़र नहीं आता तुम्हें। भवें ऊपर उठाए, आज इसकी क्लास लेने के मूड में थी। अच्छा, अपने शिकवों को स्टॉप लगाकर खाना तो दे दें। गर्मा गर्म खाने के साथ सुनूंगा तो मज़ा दोबाला हो जाएगा, कसम से। हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाते इसने बात को टालना चाहा। बैठो, लाती हूँ। कल से अगर तुम टाइम पर घर ना आए ना, तो कह रही हूँ मुझे आवाज़ मत देना। हद होती है, रोज़ का एक ही मामूल है। रात गए तक इसका इंतज़ार करो, नवाब साहब घर आए तो खाना देखो। सारा बेगम गुस्से से बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। कमरे में आकर कोट सोफे पर फेंक कर खुद टांगे लटकाए जहाज़ी साइज बेड पर लेट कर इसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद दिमाग कुछ पुरस्कून हुआ तो वो वार्डरोब से ढीली सी शर्ट और ट्राउज़र निकाल कर ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। वो फ्रेश होकर बाल रगड़ता हुआ बाहर आया तो सादिया खाना पहले ही कमरे में रखे सोफे पर बैठी इसी का इंतज़ार कर रही थी। आओ, अब क्या ठंडा होने के बाद खाओगे? आओ, अब क्या ठंडा होने के बाद खाओगे? सादिया ने इसे वही जमे देखा तो फिर से शुरू हो गई। आप सो जाती, मैं ईमान को कह देता। खाना खाते इसने नॉर्मल अंदाज में कहा। क्यों, वो नौकर है तुम्हारी? जब तुम्हारा दिल करता है इसके पास पहुंच जाते हो। कोई शर्म हया है या बेच खाई है तुमने? क्या ईमान ईमान करते रहते हो? बड़ी है तुमसे, आप ही कहा करो। दूसरी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल न दिखाकर इबाद ने खामोशी से नवाला तोड़कर मुंह में लिया। इबाद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सादिया ने हल्के से पहलू बदला। अच्छा, महज एक लफ्ज़ी जवाब। इबाद, सादिया ने अफसोस किया। देखिए अम्मी, पहली बात, हम लोग बचपन से एक साथ रहते हैं, किसी के दिल में ऐसी बात नहीं आई। ईमान मेरी ताया ज़ात है। जो कुछ लाइफ में इसके साथ हुआ, इसे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। मैं बस कभी कंपनी दे देता हूँ। दूसरी बात, मेरे काम कहने की इसने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया। जब वो खुद इनकार कर देगी तो इस दिन से मैं कहना छोड़ दूँगा। अब बात आई बड़ी होने की, तो आप जानती हैं 11 साल पहले से मैं इसे ईमान कह कर पुकार रहा हूँ। अब ये आदत हो चुकी है। वैसे भी 2 साल ही बड़ी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। राबेल भी तो मुझे बात कहती है, मैं इससे 2 साल बड़ा हूँ। फिर आप इसे मना क्यों नहीं करती? मैं जानता हूँ कि आपको मेरी वजह से तकलीफ़ होती है, मगर मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। इबाद ने सादिया का हाथ पकड़कर इसे वजाहत दी। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती इबाद, मगर अपने ऊपर रहम करो प्लीज़। अपनी हालत देखो, सारा सारा दिन बाहर रहते हो और तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं होता। सबके सोने के बाद आधी आधी रात को आते हो। कोई वजह तो है, बताओ मुझे, क्या बात है? बात तो है, मगर अभी आपको बता नहीं सकता। कुछ दिन इंतज़ार करें, सबसे पहले आपको ही बताऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा, मगर याद रखना तुम मेरे इकलौते बेटे हो। सादिया ने इसे देखते हुए जैसे याद करवाया था। जी अम्मी, मैं अपनी जिम्मेदारियां जानता हूँ, मगर आप फिक्र न करें, ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी हो। ये बात के कहने पर सादिया मुस्कुराकर इसके सर पर प्यार देती खाने के बर्तन लिए कमरे से बाहर चली गई। इबाद उठकर बैल्कनी में आ गया। नींद तो इसे वैसे भी मुश्किल से आनी थी। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो किचन में आया तो किचन से आवाज़ आ रही थी। ये बात इसे अच्छी तरह पता थी कि इस वक्त कौन हो सकता है, इसलिए कमरे में जाने की बजाय किचन की तरफ चला आया। अस्सलाम वालेकुम। वो जानता था कि इसे सलाम का जवाब किस अंदाज में मिलेगा, और हुआ भी यही। सामने मौजूद नफूस ने रोज़ की तरह ही सिर्फ सर हिला दिया। एक कप मेरे लिए भी प्लीज़। बाद ने इसे चाय बनाते देखा तो जल्दी से बोल दिया। ईमान ने एक दफ़ा इस पर नज़र डाली, फिर दोबारा फ्रिज से दूध निकालकर एक कप दूध और सास पैन में डाल दिया। कैसी हैं आप? बात करने की गर्ज से वो पास पड़ी कुर्सी खींच कर बैठ गया। इबाद, हर रोज़ एक ही बात करते, तुम थकते नहीं हो? वो अब उबलते दूध में पत्ती डाल रही थी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई गैर माकूल सवाल किया है जिसका जवाब ना दिया जाए।
इबाद ने खुद ही उठकर 2 कप निकालकर चूल्हे के पास रखे। जिस इंसान के पास कुछ बचा ना हो वो किस बात की खुशी मनाए। आप हर वक्त मनफी क्यों सोचती हैं? ताई जान भी तो है ना, आप इनके लिए खुश रह सकती हैं। अम्मी की खातिर ही जिंदा हूँ, वरना अब तक तो कब्र में उतर चुकी होती। इसका लहजा ही इसके दर्द का पता दे रहा था। लाए मैं डाल देता हूँ, आप बैठ जाएं। इबाद इसे चूल्हे से हटाकर खुद कप में चाय उंडेलने लगा। आगे क्या सोचा है? इबाद ने एक चाय का कप इसकी तरफ बढ़ाया जिसमें से भाप निकल रही थी। आज तक कुछ हुआ है मेरे सोचने के मुताबिक जवाब होगा। चाय का एक सिप लेकर इसने कप मेज़ पर रख दिया। आपको याद है ना, आज आपकी अपॉइंटमेंट है अस्पताल की। अब वो दोबारा इसे अजबर करवा रहा था। प्लीज़ इबाद, मुझे नहीं जाना कहीं भी। तुम क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि मैं उम्मीद नहीं हारता, जल्द कामयाबी हमारी ही होगी। मैं नहीं जाऊंगी और इस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझे? कप हाथ में पकड़े इसने 2 टोक अंदाज में कहा। ठीक है, फिर डॉक्टर घर आ जाएगा। इबाद की बात सुनते ही इसके चलते कदम रुक गए। आखिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो इबाद? उससे मैं वो वापस मुड़ी। अब डॉक्टर हूँ तो जाहिर है मरीज़ के पीछे ही पड़ूंगा ना, वो भी तब जब मरीज़ मेरे सामने घर में मौजूद हो। इबाद ने मुस्कुराकर ईमान के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखा। अपनी डॉक्टरी अस्पताल में झाड़ा करो, यहाँ नहीं। मुझे अब कोई इलाज नहीं करवाना, ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। मैं सच का सामना करना चाहती हूँ। आपको हॉस्पिटल आना है, आज मैं गाड़ी भिजवा दूँगा। अगर आप ना आई तो मैं खुद आ जाऊँगा, याद से, ठीक है? खाली कप मेज़ पर छोड़कर इसकी बात मुकम्मल नज़रअंदाज करके अपनी हाँकता हुआ किचन से बाहर निकल गया। एंड थैंक यू। इबाद ने बाहर से ही इसे आवाज़ लगाई और मुस्कुराता हुआ कमरे में चला गया। हद है, मेरी ज़िंदगी मुझे कोई अपनी मर्ज़ी से जीने क्यों नहीं देता? गुस्से से चाय से भरा कप सिंक में फेंक कर वो खुद आमना के कमरे में चली गई। अम्मी, आप बात करें ना नाना और मामू से मेरे लिए प्लीज़। राबेल इस वक्त ज़ारा के कमरे में बैठी इन्हें मनाने के जतन कर रही थी। राबेल, तुम बात क्यों नहीं आती? एक दफ़ा इनकार कर दिया है ना मैंने, क्यों बार बार मुझे जलील करवाना चाहती हो तुम? ज़ारा ने शिकवा के नार निगाहों से अपनी बेटी को देखा। गलती भाई की थी, मेरा क्या कसूर है इस सब में? मैं क्यों इनके लिए सज़ा भुगतूं? ज़ारा के इनकार पर वो बरहम हुई थी। राबेल की बात पर ज़ारा की आंखों से आंसू निकल आए। वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लेती, मगर थी तो माँ ही, और माँ का दिल अपनी बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती पर भी पिघल जाता है। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था अम्मी। अच्छा ये लें, बस कान पकड़े, मैंने माफ़ कर दे मुझे। राबेल ने उठकर ज़ारा की गर्दन में बाजू डाले इन्हें अपने साथ लगाया। तुमसे नाराज़ नहीं हूँ मैं राबी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अच्छी माँ बन ही नहीं सकी। आशिर ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ईमान को देखा तुमने? वो बस जिंदा लाश बन गई है, ना हंसती है ना बातें करती है। ऐसी तो ना थी वो, मेरे भाई की इकलौती निशानी है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है। ओहो अम्मी, भाई ने जो किया वो गलत था, मैं मानती हूँ, मगर नानों ने इनको सज़ा भी तो दे दी ना। अब मेरी बात करें ना भी। घूम फिर के इसकी सुई वहीं अटकी थी। मुझे लगता है कोई बहुत ही गलत काम किए होंगे मैंने, जो तुम्हारे जैसे बच्चे मुझे मिले। अपना दुख भुलाए हल्की से राबेल के हाथ को झटक दिया। प्लीज़ ना अम्मी, आप जानती हैं ना बचपन से मेरी यही ख्वाहिश है। आई लव इबाद। बेशर्म, कैसे माँ के सामने मुंह फाड़कर अपनी मोहब्बत का ऐलान कर रही हो तुम? ज़ारा ने ज़ोरदार थप्पड़ इसकी कमर पर रसीद किया तो वो हंस पड़ी। आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? अब मेरी माँ है तो आपका ही तो फ़र्ज़ बनता है ना। हंसते हुए इसने ज़ारा को आंख मार दी। राबेल को इस तरह हंसते देखकर ज़ारा खुद भी मुस्कुरा दी थी। जब से राबेल ने होश संभाला था, एक नाम इसकी ज़ुबान पर हमेशा रहता था, वो इबाद था। राबेल ने बहुत पहले ही ज़ारा से कह दिया था कि वो इबाद को पसंद करती है, इससे ही शादी करेगी। ये बात ज़ारा, परवेज़ और आशिर के अलावा फ़िलहाल किसी को पता नहीं थी। इबाद नाश्ता किए बिना ही अस्पताल के लिए निकल गया था। सुबह ही इमरजेंसी केस आया था जो इसे अटेंड करना था। जाते हुए वो आमना से कह कर गया था कि टाइम पर अस्पताल भेज दें। बाहर के ममालिक के कुछ सर्जन इसके अस्पताल के विज़िट के लिए आए थे। वो चाहता था कि ईमान का हाथ एक बार वो देख लें। फिर कितनी देर इंतज़ार करने के बावजूद वो नहीं आई थी। गुस्से में दोपहर के वक्त वो खुद घर आकर अब इसे आवाज़ें दे रहा था। ईमान बाहर आए। इबाद ने एक बार फिर आवाज़ लगाई। इबाद, क्यों चिल्ला रहे हो? आराम से बात करो। आलमदीन ने बाहर आते इसे टोक दिया। दादो, आज इनका चेकअप करवाना था। बाहर से सर्जन आए थे। अब जानते हैं मैंने इन्हें कितनी देर रोक कर रखा था। अभी भी आधे घंटे के लिए मोहलत मांग कर आया हूँ। आप समझाते क्यों नहीं ईमान को? इबाद जिच हो गया था ईमान की जिद से। राबेल बेटा जाओ, ईमान को बुला कर लाओ। राबेल अभी अभी वहाँ पहुँची थी जब आलमदीन ने इसे ईमान के कमरे की तरफ जाने का कह दिया।
ईमान तुम्हें नानू बुला रहे हैं, चलो नीचे। राबेल ने कमरे में झांकते इसे पैगाम दिया। ज़रूर इबाद का काम होगा, मैंने इनकार भी किया था, पता नहीं क्या मुसीबत है। ईमान चबा चबा कर कहती, मुंह में बड़बड़ाई थी। चलो। वो राबेल को साथ लेती नीचे के पोर्शन की तरफ चल दी। जैसा ईमान को यकीन था वैसा ही हुआ। इसके नीचे जाने तक सब लोग ड्राइंग रूम में इसी के मुंतज़िर थे। आराम आराम से सीढ़ियाँ उतरती वो नीचे आई। राबेल जाकर सबके साथ बैठ गई, जबकि ईमान ने बैठना भी ज़रूरी ना समझा। जी दादू। ईमान के बुलाने पर सब मुतवज्जा हुए। ईमान गई क्यों नहीं आज बेटा? आलमदीन ने नरम लहजे में इससे बाबत दरियाफ्त की। मेरा दिल नहीं था दादू, और ना ही मैं अब कहीं जाऊंगी, दो टुक लहजे में जवाब दिया गया। ईमान बेटा, इतनी ज़िद अच्छी नहीं होती। आखिर क्यों अपनी दुश्मन बनी हुई हो तुम? आमना ने इसे समझाना चाहा। अम्मी प्लीज़, मुझे बहस नहीं करनी। अच्छा है आप सब यहाँ मौजूद हैं। आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊँगी, जैसी हूँ वैसे ही तस्लीम करें मुझे। ईमान, आपका इलाज मुमकिन है, मैं आपको समझा चुका हूँ कितनी बार। इबाद से बर्दाश्त ना हुआ तो वो दरमियान में बोल पड़ा। नहीं समझना मुझे कुछ, मैं ऐसी ही हूँ, ऐसे ही रहूँगी, माजूर हूँ मैं। तो सुना तुमने? आप लोगों को इतनी शर्म आती है तो बता दे मुझे, कोई और हल निकाल लूँगी मैं। बात करते इसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची होगी। ईमान, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं? हम में से किसी ने आपको माजूर नहीं कहा, और कौन सा हल निकाल लेंगी आप? इबाद अपनी जगह से खड़ा हो गया था। गुस्सा जब्त करने की वजह से माथे की गिरने उभरने लगी। तुम अपनी आवाज़ नीचे रखो इबाद, छोटे हो छोटे बनकर रहो। मेरी ज़िंदगी में मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़िंदगी है मेरी मर्ज़ी। आप क्या चाहती हैं? आपकी सो कॉल्ड ज़िद की वजह से हम आपको नुकसान होने दें? इबाद ने थड़ कर जवाब दिया। बैठ जाओ तुम दोनों, तमीज़ बेच खाई है क्या? फैसला लेने के लिए बड़े बैठे हैं, अभी कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? हसन आलम ने दोनों को आंखें दिखाते हुए डांट पिला दी, जिस पर ईमान सर झुका गया और इबाद खामोशी से वापस अपनी जगह पर बैठ गया। ईमान, यहाँ आओ बेटा। दादी ने इसे अपने पास बुलाया तो ईमान भी जल्दी से इनके साथ जाकर बैठ गई। ये आपका आखिरी फैसला है? जी दादी, मैं थक चुकी हूँ, अब आप लोग मान लें, अब यही सच है। मुझे कहीं नहीं जाना प्लीज़। बात करते हुए इसकी आंखों में नमी आ गई। ठीक है फिर इबाद, ख़त्म करो इस मामले को, हमें ईमान की खुशी चाहिए। वो नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएगी। फ़ैसला आलमदीन की तरफ से सुनाया गया था, जो वहाँ बैठे हर शख्स को उदास कर गया सिवाय ईमान के। अब्बू, आप समझाएं इसे, ये बेवकूफ़ी कर रही है, आप लोग इसका साथ दे रहे हैं। ये क्या बात हुई भला? मुसलसल ईमान की ज़िद और बेवकूफ़ी से इबाद तब गया था। इबाद, बस अब्बू ने जो फ़ैसला कर दिया है वही होगा, तुम छोड़ो ईमान को इसके हाल पर। हुस्न आलम ने सर्द लहजे में अपने बेटे को देखा, जो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। व्हाट नॉनसेंस, जैसी आप लोगों की मर्ज़ी। गुस्से से वहाँ से उठकर गाड़ी में बैठता बाहर चला गया। पूरे मामले में दो नपूस बिल्कुल खामोश थे। एक सादिया, जो अच्छे से जानती थी कि इबाद ईमान की बहुत केयर करता है, इसलिए गुस्सा कर रहा है। दूसरी ज़ारा, जो ईमान से नज़रें ही ना मिला पाती थी। तारुफ, आलमदीन और राफिया दोनों की शादी अपने माँ बाप की मर्ज़ी से हुई थी। आलमदीन की नौकरी शहर में लगी, इसलिए राफिया को लेकर वो शहर में शिफ्ट हो गया था। दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत के बाद तरक्की ने इसके कदम चूमे थे। शादी के कुछ ही साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा था, तो वो दोनों ही खुशी से फूले न समाए। पहली औलाद ज़ारा आलम थी, जिसकी शादी इनके कज़न परवेज़ से की गई थी। ज़ारा के दो बच्चे थे, एक आशिर जो बच्चों में सबसे बड़ा था, और दूसरी राबेल। आशिर ने कंप्यूटर में मास्टर्स किया था, वो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा था, जबकि राबेल ने इंग्लिश में एमए किया था। परवेज़ खुद एक सरकारी टीचर की मुलाजमत पर था, इसलिए अपने बच्चों को पूरी छूट दी थी, जो चाहे करियर सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ताहिर आलम था। ताहिर आलम को जवानी में फ़ौज में जाने का शौक़ हुआ, तो आलमदीन ने भी खुशी खुशी इसे इजाज़त दे दी। फ़ौज में भर्ती होने के बाद जब छुट्टियों पर घर आया तो आलमदीन और राफिया ने मिलकर इसकी शादी आमना से कर दी, जो बहुत नरम दिल की खातून थी। शादी के कुछ साल बाद अल्लाह ताला ने इन्हें रहमत से नवाजा, जिसका नाम ताहिर आलम ने अपनी मर्ज़ी से ईमान आलम रखा था। जहाँ ईमान के आने की इन्हें खुशी थी, वहीं गम भी था, क्योंकि ईमान का दायां हाथ सही नहीं था। वो सिर्फ अपना एक हाथ ही इस्तेमाल कर सकती थी मगर फिर इसके इलाज के साथ साथ दोनों ने ईमान की पढ़ाई भी मुकम्मल करवाई। ईमान ने फ़िज़िक्स में मास्टर किया था, मगर हाथ की वजह से कहीं नौकरी मिलना मुश्किल था, इसलिए वह खुद ही घर बैठ गई। तीसरे नंबर पर हसन आलम, जिनकी शादी सादिया से हुई थी। सादिया एक बाशऊर और तहजीब याफ्ता लड़की थी, जिससे शादी हसन आलम ने अपने डॉक्टर बनने के दौरान अपनी पसंद से की थी।
इबाद आलम हसन आलम और सादिया का बेटा। इबाद ने हार्ट स्पेशलिस्ट की डिग्री हासिल की थी। इस वक्त अपने शहर में मौजूद सबसे बड़े अस्पताल में बतौर माहिरीन डॉक्टर के काम कर रहा था। राबेल की पैदाइश इबाद के आने के 2 साल बाद हुई थी, इसलिए वो इबाद से 2 साल छोटी थी। आलमदीन अपनी बीवी और दोनों बेटों की फैमिली के साथ शहर के बीचों बीच बड़े से बंगले में रिहाइश पजीर थे। सब लोग साथ में ही रहते थे, किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। ज़ारा और परवेज़ अपने बच्चों समेत इनके घर के थोड़ा सा फासले पर रिहाइश पजीर थे, इसलिए जब दिल चाहता था वो यहाँ आ जाते थे। दादू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इबाद ने आलमदीन के कमरे में झांका जहाँ हुसन पहले से वहाँ मौजूद थी। और ये बात बोलो। आलमदीन का लहजा नरम था, लेकिन चेहरे के तासरात संजीदा थे। घर में सब इनसे डरते थे सिवाय बात की। आलमदीन का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता था, इसलिए बात किसी से इजाज़त लेना ज़रूरी न समझता था। जो भी बात होती सीधा इन्हीं के पास आता। दादू मुझे ईमान के बारे में। इबाद की बात अधूरी ही रह गई जब हसन ने इसे टोक दिया। इबाद तुम दोबारा वही बात लेकर बैठ गए हसन। आलमदीन ने इसे आंखों से खामोश रहने का इशारा किया तो वो चुप हो गए। दादू आप जानते हैं साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। ईमान का इलाज मुमकिन है। मैं बस एक बार डॉक्टर से मिलवाना चाहता हूँ इसे। बाद ईमान की मर्ज़ी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे तुम मुझे प्यार हो ना, वैसे ही ईमान मुझे बहुत प्यारी है। आलमदीन का साफ इनकार था। वो फजूल की ज़िद लगाकर बैठ गई हैं। आप लोग भी इनका साथ दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करूँ। बात पर आलमदीन ने भवें चुकाई। इसका मतलब समझते हुए इसने दोबारा बात शुरू कर दी। मैं चाहता हूँ कि आप ईमान को मेरी हिफाजत में दें। न डर होकर अपनी बात इसने सामने रखी। इबाद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, क्या बकवास कर रहे हो? हसन इसकी बात का मतलब समझते हुए भड़क उठा। इसमें क्या गलत है? जब इनके तमाम हकूक़ मेरे नाम हो जाएंगे तभी मैं इनसे अपनी बात मनवा सकूँगा, वरना तो वो मुझे किसी खातिर में नहीं लाएंगे। इबाद शायद तुम जानते नहीं हो, ज़ारा ने राबेल के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात की है। आलमदीन ने कुछ देर पहले ही बात इसके गोश गुजार कर दी। राबेल। इबाद ने हैरत से दोनों को देखा। क्यों, क्या कमी है इसमें? घर की बच्ची है, मुझे भी यही सही लगता है। हसन आराम से कहता धमाका कर गया। बाबा प्लीज़, राबेल के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। हाँ तो अब सोच लेना बेटा। आलमदीन ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ इबाद के चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखा। दादू आप मना कर दे फुप्पो को, ये मुमकिन नहीं। इबाद ने सर झुका दिया। तुम ऐसा करो, मुझे वजह बता दो। ठीक है, वजह तो कोई हो ना, आखिर तुम ऐसा करो, मुझे वजह बता दो। अगर तुम ईमान से शादी इसलिए करना चाहते हो कि इसको इलाज के लिए मना सको या ज़बरदस्ती कर सको तो ये जायज़ नहीं। इस बार मैं ईमान के लिए कोई फ़ैसला नहीं लूँगा जब तक इसकी रजामंदी ना हो। दोनों हाथों को आपस में मिलाते उन्होंने इबाद को देखा। ईमान से पूछेंगे आप अच्छे से जानते हैं कि वो कभी नहीं मानेगी। बात करते इसने लब भींच लिए। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इबाद, और मैं ज़ारा को हाँ कर दूंगा। राबेल भी प्यारी बच्ची है। आलमदीन ने अपनी बात कही। दादू मैं ईमान को अपनाना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे मना मत करें। मैं वादा करता हूँ कि इन्हें खुश रखूँगा। इबाद ने तड़प कर अपने दादा को देखा। कब से है ये सब? सवाल आलमदीन की तरफ से आया था। क्या? इबाद ने इनकी आंखों में देखा। मतलब तुम अच्छे से समझ रहे हो तो जवाब दो। अब 11 साल से। इबाद ने सर खुजाकर अपने बाप को देखा जो इसे देखकर कम घूर ज़्यादा रहा था। 26 के हो, 11 साल पहले यानी तुम 15 साल के हो गए। तब तुम पहले कुछ क्यों नहीं बोला? मैं बताने आया था मगर तब तक बस इसलिए पीछे हट गया। देखो इबाद, पहली बात ईमान तुमसे 2 साल बड़ी है, इस बात को हम नज़रअंदाज कर भी दें। दूसरा, हालात तुम्हारे सामने हैं, मैं ईमान से पूछ कर ही जवाब दूंगा। अगर इसने ना की तो मेरी तरफ भी ना ही समझना। आलमदीन ने इबाद को देखते हुए इसे पहले ही आगाह कर दिया। मगर इबाद बस। अब हसन ने गुस्से से इसे खामोश करवा दिया था। इसका मतलब तो ना ही हुई ना। इबाद ने चिढ़कर अपने दादा को देखा। इबाद की बात सुनकर आलमदीन ने कंधे उचका दिए। इबाद तो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। तब हसन ने हैरत से अपने बाप को देखा। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मुझे इबाद की बात ठीक लगती है। राबेल को और भी रिश्ते मिल सकते हैं, मगर ईमान को मैं घर से बाहर नहीं भेज सकता। इबाद इसे मुकम्मल सहारा दे सकता है, इसे वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है जिसकी कमी हमारा प्यार भी पूरा नहीं कर पाया। ताहिर के जाने के बाद
वो खुद को तनहा सा महसूस करने लगी है। ऐसे में अगर इसे अच्छे हमसफ़र का साथ मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं। आलमदीन ने बेटे की आंखों में सवाल देखकर खुद ही सारे जवाब दे दिए। हसन इनकी बात का मतलब समझते हो अब कुछ मुतमईन नज़र आ रहा हसन इनकी बात का मतलब समझते हुए अब कुछ मुतमईन नज़र आ रहा था। ईमान से तो इन्हें भी बहुत प्यार था। आखिर वो इनके मरहूम भाई की इकलौती निशानी थी। इस वक्त आलमदीन, राफ़िया, हसन और आमना ईमान के कमरे में मौजूद थे। जब राफ़िया ने ईमान से बात की, हम चाहते हैं कि तुम अब शादी कर लो। राफ़िया का कहना था कि ईमान ने हैरत से इन्हें देखा। तो यानी मैं ठीक थी, आप लोगों को बोझ लगने लगी हूँ मैं। तंजिया हंसी चेहरे पर लाते ईमान ने अपनी माँ को देखा। ईमान, तुम गलत सोच रही हो, तुम हम पर बोझ नहीं हो बेटा, हम तो बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। आमना ने जल्दी से इसका हाथ थाम कर सफाई दी। फिर क्यों ये सब करके मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं आप लोग? मुझे अकेला रहना है, प्लीज़। मैं किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती अम्मी। अपने ज़ब्त पर काबू पाकर वो फूट फूट कर रो दी। ईमान, हमें आपसे बढ़कर कुछ भी प्यारा नहीं, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। आलमदीन इसके सर पर हाथ रखते कमरे से बाहर चले गए। अम्मी, आप बात क्यों नहीं करती अब्बू से? वो ईमान से बात करें, इनकी बात नहीं टालेगी वो। इबाद रात देर से घर आया। अब वो अपने कमरे में ही सादिया की गोद में सर रखे लेटा था। इबाद, बच्चों वाली बातें मत करो, तुम कैसी हरकतें कर रही हो? कभी कभी तो तुम्हें देखकर मुझे यकीन नहीं आता कि तुम डॉक्टर हो। सादिया ने आराम से इसे समझाया। पुप्पो ने राबेल के लिए बात की है दादू से। इबाद की आंखें बंद थीं, बस लब हिल रहे थे। पता है मुझे, आप मेरा साथ नहीं देंगी, बाबा बेहतर फैसला करेंगे। इबाद, क्या आपको ईमान पसंद नहीं? ये कैसा सवाल है भला? इबाद के बालों में चलते हाथ सादिया के चलते हाथ रुक गए थे। तुमसे ज़्यादा मुझे ईमान से प्यार है। सादिया की बात सुनकर इबाद के लब भी खामोश हो गए। वो बगैर खाना खाए माँ की गोद में ही सो चुका था। सुबह ईमान की आंख खुली तो सर में हल्का सा दर्द था, जो शायद कल की वजह से था। अपने बाएं हाथ से सर को दबा कर वो वाइट शलवार कमीज़ निकालती फ्रेश होने चलेगी। कुछ ही देर में वो गीले बाल एक कंधे पर डालती बाहर आई। फिर इसी हाथ से हेयर ड्रायर के ज़रिए अपने बाल सुखाए। सबसे बड़ा मसला बालों को बांधना था, जो वो एक हाथ से चाह कर भी नहीं कर सकती थी। इसलिए रोज़ ही की तरह इसने बालों को खुला छोड़ दिया था। हाथों और चेहरे पर क्रीम लगाने के बाद सर पर दुपट्टा लिए वो कमरे से बाहर निकल गई। पुरकशिश चेहरा, दरमियानी रंगत, ज़्यादा सफ़ेद ना थी ना सांवली थी। गुलाबों की पंखड़ी से होंठ, काले बाल जो कमर से थोड़े ऊपर थे। इसकी वजह से ये थी कि वो हर महीने कमर से नीचे बालों को कटवा लेती थी। मेकअप शुरू से ही इसने कभी नहीं किया था। ऐसी ही थी वो, बिल्कुल सादा सी, हर बनावटी चीज़ से पाक। एक था तो सिर्फ इसके होंठों की मुस्कान, जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देती थी। मगर अफसोस 2 साल पहले ही इससे वो भी छीन ली गई थी। अब था तो सिर्फ तलह यादें। इन्हीं तलहियों को सोचते कभी इसे अपना आप बेमानी लगता था। बीते सालों ने इससे सब कुछ छीन लिया था। अब तो वो जीने की रिमक भी बाकी ना रही थी। मगर इसे जीना था सिर्फ अपनी माँ के लिए, जो इसका वाहिद सहारा थी, इसकी ज़िंदगी की वजह। इबाद इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी था जब मोबाइल पर घर से कॉल आने लगी, जो इसने काट दी थी। मरीजों को देखते देखते 2 घंटे लग गए थे। तब इसने आंखें बंद करके कुर्सी से अपनी पुष्ट टिका ली। एक लंबा सांस खींचा। दोनों हाथों को चेहरे पर फेरते कुछ पुरसुकून हुआ तो मोबाइल हाथ में लेकर स्टाफ को ड्यूटी की इतला देता गाड़ी में बैठ गया। फैल पर तेज़ी से उंगलियां चलाते इसे अनलॉक किया। लास्ट इनकमिंग कॉल पर कॉल बैक करते मोबाइल कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। घर से कॉल आ रही थी, थोड़ी देर पहले मैं बिज़ी था तो कॉल कर दी। आप बताएं सब ठीक है ना? हसन इस वक्त घर पर था तो इबाद ने इन्हें कॉल कर ली। हाँ, अब्बू ने कॉल की थी, ईमान मना कर चुकी है तो तुम इनकार समझो, इस बारे में अब कोई बहस नहीं। आप सच कह रहे हैं? बहुत हिम्मत से इसने हसन से सवाल पूछा। इबाद, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? तुम्हें यकीन नहीं तो अब्बू से पूछ लो आकर। हसन ने हालात के पेश नज़र नरमी से बात की। ठीक है पापा, कहते इसने टूटे हुए लहजे में कॉल काट दी। क्यों? गुस्से से इबाद ने अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारा। ईमान, आप समझती क्यों नहीं है? कैसे समझाऊं मैं आपको? कार स्टार्ट करते तेज़ी से आगे बढ़ गया। अपनी सोचों से उलझते काफ़ी देर से घर पहुंचा था। कमरे में जाते ही हुए किचन से बर्तनों की आवाज़ सुनकर बाहर से ही खाना कमरे में लाने का कह दिया था। अम्मी, खाना कमरे में ले आए, बहुत भूख लगी है। ईमान किचन से पानी लेने आई थी जब किसी ने बाहर से आवाज़ दी। अम्मी, खाना कमरे में ले आए, बहुत भूख लगी है। ईमान पहचान तो गई थी इबाद है, इस वक्त वही घर आता था। रात के 1 बज रहे थे। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। सादिया तो इसका इंतज़ार करते करते कमरे में सोने चली गई थी। इस वक्त इनको जगाना ईमान को ठीक ना लगा तो पानी का जग साइड पर रखकर एक हाथ से खाना गर्म करके ट्रे में रखा
अब सबसे बड़ा मसला ट्रे उठाने का था, जो एक हाथ से मुमकिन नहीं था। ट्रे का वज़न काफ़ी ज़्यादा था। ईमान का दूसरा हाथ देखने में सही तो लगता था, मगर वो इसे हरकत नहीं दे सकती थी। खाने को ढाँप कर वो इबाद के कमरे की तरफ चली गई। 2-3 बार दरवाज़ा नॉक किया मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। खुद ही दरवाज़ा खोलकर थोड़ा-सा अंदर झाँका तो बगैर कपड़े चेंज किए इबाद सुबह वाले हुलिये में ही उल्टा लेटा था। यहाँ तक कि पैरों को जूतों से आज़ाद करने की भी ज़हमत ना की गई थी। ईमान ने हल्की सी आवाज़ से इसे पुकारा। इबाद जब इसने हरकत ना की तो ईमान आगे होकर कंधे से पकड़कर हिलाया। इबाद, खाना खा लो, गर्म है। गर्म कर दिया है, चच्ची सो गई हैं। ईमान के हिलाने पर इसने थोड़ी सी आंखें खोली। माथे पर बिखरे बाल थोड़े थोड़े आंखों पर आ रहे थे। सुरख आंखों में हल्की नींद की खुमारी थी। वो ट्रे एक हाथ से उठा नहीं पा रही थी। इबाद के इस तरह देखने पर ईमान ने वजाहत दी, आप चले, मैं आता हूँ। इबाद के कहने पर ईमान सर हिलाती कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद इबाद सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दिया। सफ़ेद रंगत, कुशादा पेशानी, हल्की दाढ़ी और मूंछें बिलाशुबा किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। लिबास तो वो चेंज कर चुका था। ईमान को इसका चेहरा भी निखरा निखरा लग रहा था, शायद फ्रेश होकर आया था। इबाद कुर्सी खींचकर डाइनिंग हॉल में ही बैठ गया तो ईमान ने गर्म किया खाना इसके सामने रख दिया। इबाद खामोशी से खाना खाने लगा। तब तक वो पानी का गिलास भरकर मेज़ पर रख चुकी थी। जब कुछ रख कर ईमान जा रही थी जब इबाद ने इसे रोक लिया। ईमान इसकी बात का मतलब समझते वो चुपचाप सामने वाली कुर्सी खींचकर इबाद के खाना खाने का इंतज़ार करने लगी। घर में सभी इसकी आदत से वाकिफ़ थे। इबाद कभी भी अकेला बैठकर खाना नहीं खाता था, तो किसी न किसी को ज़रूर साथ बिठाता था। आप किचन में क्या कर रही थी इस वक्त? खाने का नवाला मुंह में लेते इबाद ने ईमान को देखा। हाँ, वो पानी पीने आई थी। जग खाली था कमरे में। ईमान के कहने की देर थी कि इबाद ने अपनी सामने रखा पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कभी ज़िद करनी चाहिए। पानी तो अल्लाह की नेमत है। ईमान को पानी ना पीता देकर इबाद ने जानकर बात कही। अगले ही पल वो पानी का गिलास इसके हाथ से लेती मुंह से लगा गई। आधा पानी पीकर बचा हुआ मेज़ पर ही रख दिया। आपने मना क्यों कर दिया? ये तुम्हारा मसला नहीं है बात। गुस्से से ईमान ने इसे टोक दिया। क्यों, मैं आपका चचाज़ाद हूँ। हम एक ही घर में रहते हैं और सबसे बढ़कर हम बचपन से इकट्ठे हैं। मैं तुमसे बड़ी हूँ। ईमान ने चेहरे का जाविया बिगाड़ा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इबाद ने एक बात में हवा में उड़ा दी। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। ईमान के कहने की देर थी कि इबाद को ज़ोर का फंदा लगा। नवाला हलक में अटक गया और अब वो बुरी तरह खांस रहा था। परेशानी में ईमान ने सामने रखा अपना जूठा पानी ही इसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरी कोई बहन नहीं है। कड़े तेवर लिए इसने सांस बहाल करते ईमान को बताया। मेरी कोई बहन नहीं है। कड़े तेवर लिए इसने सांस बहाल करते ईमान को बताया। चुप रहो तुम। सांस नहीं आ रहा, बड़ा आया। बदतमीज़, खाने की भी तमीज़ नहीं है। बात का लिहाज किए बिना ईमान ने इसे झिड़क दिया। वो तो इसके इन अल्फाज पर सुनकर आशश कर उठा। सुबह इबाद की जाग हुई तो जल्दी से फ्रेश होने चल दिया। फिर वॉशरूम से बाहर आते तौलिए से बाहर रगड़कर इसे सोफे पर फेंक दिया। हल्की से सीटी बजाते आईने में देखकर बालों को जेल से सेट किया, जो इसकी पर्सनैलिटी को काफ़ी सूट कर रहे थे। फिर अपना पसंदीदा परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़का। एक बार दोबारा जायज़ा लेकर कमरे से बाहर निकल गया। नाश्ते की मेज़ पर जाते सबको सलाम करके वो अपनी मखसूस जगह पर बैठ गया। अम्मी पराठा दे दे मुझे। मेज़ पर पराठे ना मिलने पर इसने सादिया को आवाज़ लगा दी। पराठा? सादिया ज़ेरे लब खुद से ही कहती हैरत में मुब्तला हो गई। सिर्फ सादिया ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोग हैरत से बात को तक रहे थे। देना प्लीज़, रुको मैं बना देती हूँ। आमना ने किचन की तरफ रुख करते बात से इंतज़ार का कहा। अरे नहीं, वक्त नहीं है, मुझे निकलना है, बहुत ज़रूरी काम है आज। बात करने के अख्ताम पर हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई, जो सब भी देख चुके थे। खैर तो है ना आज? हसन ने इबाद से पूछ लिया। जी पापा, आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है मेरा। ऐसा क्या हो गया है? पहले पराठा मांग लिया जिसे तुमने ज़िंदगी पर हाथ नहीं लगाया, और अब अचानक काम निकल आया। आलमदीन ने जूस का गिलास हाथ में लिया। दादू, काम हो जाए एक दफ़ा, फिर सबको बता दूंगा। सरप्राइज़ ही होगा आप लोगों के लिए, बस दुआ करें। आमीन मेरे बच्चे, अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। राफिया ने अपने पोते को मुस्कुराकर दुआ दी। थैंक यू दादी अम्मी, जल्दी से कहते इसने ईमान की प्लेट में मौजूद हाफ पराठा उठाकर इसका रोल बनाया और सबको बाय बोलता बाहर की जानिब बढ़ गया। इबाद की आदत से सभी अच्छी से वाकिफ़ थे। आमना, सादिया और राफिया ने तो ख़ास नोटिस न लिया, लेकिन आलमदीन के चेहरे पर मुस्कान थी तो हसन के चेहरे पर गुस्से के तासरात। मगर ईमान तो आंखें फाड़े अभी तक इधर ही देख रही थी जहाँ से वो बाहर निकला था। इबाद, मुझे माल छोड़ दो कि अगर
तुम फ्री हो। तो राबेल जो अभी भी आई थी, इबाद को बाहर जाते देखा तो फ़ौरन पूछने लगी, ठीक है फिर ईमान को भी तैयार रहने का कह देना। तुम्हें मॉल छोड़कर मैं ईमान को ताया अब्बू के पास ले जाऊंगा, इसका दिल कर रहा था। हाथ में पकड़ते पराठे की बाइट लेते इबाद ने जवाब दिया, ओके मैं कह दूंगी, मगर तुम वक्त पर आ जाना प्लीज़। तुम फिक्र मत करो, मैं वक्त पर ही पहुंच जाऊंगा हर हाल में। गहरी बात करते वो कार में बैठता घर का बैरूनी दरवाज़ा अबूर कर गया। राबेल तो इसके साथ जाने की खुशी में खुश होकर अंदर की तरफ चल दी। खाना खाते हसन तो हॉस्पिटल की तरफ चले गए, जहां वो बतौर आई स्पेशलिस्ट काम करते थे। आलमदीन भी फैक्ट्री के विजिट के लिए निकल गए। आमना और सादिया घर का काम देखने लगी तो ईमान और राबेल राफिया को लेकर धूप में की तरफ चली गई। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था तो धूप में बैठना अच्छा लगता था, इसलिए आजकल रोज़ ही ईमान राफिया को लेकर बाहर आ जाती थी। ईमान आप तैयार रहना, इबाद ने कहा है कि आपको चाचू के पास लेकर जाएंगी। मुझे माल जाना है तो हम इकट्ठे ही चले जाएंगे। राबेल ने इबाद की कही बात ईमान के गोशगुजार कर दी। सच में बाप के पास जाने का सुनकर ईमान के चेहरे पर चमक आ गई। जी, राबेल ने मुस्कुराकर सर हिलाया। 1.5 साल हो गया था ताहिर को शहीद हुए, मगर ईमान आज भी इनका जिक्र सुनकर चहक जाती थी। घंटों वहाँ बैठकर वो अपने दिल की बात अपने मरहूम बाप को बताकर घर आती थी, जिससे शायद इसके दिल को बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाता था। राबेल राफिया से काफ़ी देर बातें करने के बाद वो इन दोनों को अकेला छोड़कर कुछ देर बाद कमरे में ही आ गई थी।